अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ भी कहते हैं। इस डिजीज़ में लंग्स के रिस्ट्रिक्शन पैटर्न होगा, लंग्स जो है अनएबल टू एक्सपेंड होंगे। पहले हमने पढ़ा था सीओपीडी में क्या था कि हमने जो भी डिजीज़ पढ़ी थी उसमें लंग्स जो थे एक्सपेंड थे, ओवर इन्फ्लेटेड थे, वो अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते थे। इसमें लंग्स नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगे, लेकिन ये रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। तो अब इस लेक्चर के अंदर बेसिकली तो हमने इसकी कॉजेज़ ही पढ़नी है, और वो कॉजेज़ अस खुद बहुत सारी डिटेल के हामिल होते हैं। डिटेल के साथ उन डिजीज़ को अलहदा पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम उन डिजीज़ को, उस कॉजेज़ को जो आईएलडी कॉज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव जो पैटर्न होता है उसमें जो हम स्पायरोमेट्री करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, वो कैसे डिटेक्ट करते हैं तो वो आपको बताता हूँ। पहले नॉर्मली क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो सीओपीडी के अंदर डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है इसमें टाइडल वॉल्यूम जो होता है आपका कम हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम जो इस डिजीज़ के अंदर डिक्रीज़ करता है। टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पा रहे, ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर पाएगा, इंस्पायर नहीं कर पाएगा, तो इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कम होगा। अगर इंस्पायरेशन कम है तो पेशेंट एक्सपायर भी कम करेगा। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर जाएगा। अब ये सारा मिल के जो लंग्स है, टोटल लंग का वॉल्यूम जो होता है, टोटल वाइटल कैपेसिटी जो होती है, इन सब को कहते हैं टीएलसी कहते हैं, या टोटल वाइटल कैपेसिटी। ये डिक्रीज़ कर जाती है, इसको टीएलसी भी बोलते हैं। टीएलसी कम हो जाती है, टीएलसी कम होगी। इसके अलावा पेशेंट की ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। क्या होता है कि पेशेंट का कुछ वॉल्यूम होता है, रिज़र्व वॉल्यूम होता है। इस पेशेंट के अंदर जो आईएलडी का पेशेंट होगा इसमें रिज़र्व वॉल्यूम भी कम हो जाता है। पेशेंट का रिज़र्व्ड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। फोर्स, और इसके अलावा पेशेंट का फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाता है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पेशेंट का फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाती है, जिसको हम FRC कहते हैं। FRC भी कम हो जाती है इस पेशेंट के अंदर। ये बताने का मकसद ये है कि जब हम स्पायरोमेट्री करवाते हैं, स्पायरोमेट्री के अंदर जो FRC जो है वो डिक्रीज़ होगा तो रेशो मोर देन 80% से ज़्यादा आएगी। अब वो रेशो किस चीज़ की आएगी? हमने 1 सेकंड के अंदर पेशेंट को कहना है, वो पंप होता है एक्सपायरोमेट्री के लिए, अब पेशेंट को करना उसमें फूंकने के लिए। वो 1 सेकंड में जो भी आएगा उसको FVC कहते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। FVC इन 1 सेकंड, FVC ओवर FRC रेशो चेक करते हैं, वो मोर देन 80 आती है, इवन देन वो मोर देन 90 आती है। इन पेशेंट्स की FVC1 ओवर FRC रेशो जो होती है इवन के 100 तक भी आती है इन पेशेंट के अंदर। तो वो इस वजह से होती है, FRC डिक्रीज़ करता जाएगा, FVC जो है वो उसकी रेशो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी उस हिसाब से। आप 90 याद रखें, 80 भी छोड़ दें। ये सिर्फ याद रख लें, ये आपका एक तो MCQ उसी से पिक हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने सबसे पहले पेशेंट को जब भी
इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाते हैं। स्पायरोमेट्री में अगर आपको स्पायरोमेट्री का रिजल्ट मोर देन 90% से आता है तो क्लियर कट है वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, रिस्पायरेटरी जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो सकती हैं। समटाइम क्या आता है कि FVC ओवर FRC जो रेशो होती है वो नॉर्मल होती है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न के अंदर, तो उसके लिए हम DLCO टेस्ट करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। DLCO टेस्ट करवाते हैं और DLCO कम होती है, डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी या लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो डिक्रीज़ कर जाती है। ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशंस ही करनी है, ट्रीटमेंट नहीं करना। बेसिक जो चीज़ है वो यही है, क्योंकि जितनी भी आगे इसकी कॉजेज़ हैं वो सभी डिजीज़ हैं, सेपरेट टॉपिक्स हैं, उनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो DLC डिक्रीज़ होगी, इसके अंदर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, टोटल वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ करेगी। टोटल वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? पेशेंट का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन और टाइडल वॉल्यूम सभी डिक्रीज़ कर जाता है। देखा ना, जब पेशेंट इंस्पायर नहीं कर पाएगा तो एक्सपायर क्या करेगा, और उसकी टोटल वाइटल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट का लंग्स जो हैं वो सुकर जाते हैं। इस पेशेंट में जब लंग्स सुकर गए हैं तो रिज़र्व जो चीज़ होगी वो यूज़ हो जाएगी, रिज़र्व वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, वो फोर्स और लगा के कितना कम निकाल लेगा, फोर्स लगा के एक्सपायरेशन करेगा, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कितना कम हो जाएगा, तो दोनों ही डिक्रीज़ होंगे, जिसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो टोटल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये कम है उस हिसाब से FVC भी डिक्रीज़ होगी। देखें ना, हर चीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज़ होगी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज़ होगी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो 1 सेकंड के अंदर हम करते हैं वो भी डिक्रीज़ होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू FRC बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा। ये एक मेन चीज़ है। जबकि हम COPD जब पढ़ते थे जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता, और ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न वो उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न था। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न के अंदर FRC जो है वो डिक्रीज़ नहीं करता, वो इवन के रेज कर जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी रेशो लेस देन 80 आती है। इवन के लेस देन 70 कुछ बुक्स कहती हैं, लेस देन 80 आपने याद रखना है। इसमें मोर देन 90, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में लेस देन 80 आएगा। अब इसकी पढ़ लेते हैं कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। सभी कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट कह लें अगर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम याद रखना है तो आपको इसकी कॉजेज़ आनी चाहिए। सबसे पहले कॉजेज़ में आती हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हम कॉजेज़ पढ़ रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ मतलब ऑक्यूपेशन से, शोबों से, पेशे से रिलेटेड जो लोग ये काम इन जगहों पे काम करते हैं और इनका एक्सपोजर होता है, इनहेल करते हैं इन चीज़ों को, उन लोगों को अगर लंग्स की डिजीज़ हो तो उसको हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ कहते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ का एक और नाम है जिसको हम न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। न्यूमोकोनायोसिस कहते हैं। न्यूमोकोनियोसिस को भी डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक इसकी जो शाख है, ब्रांच है, हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, उसको हम एस्बेस्टोसिस कहेंगे। एस्बेस्टोस का आपने याद रखना है कि ये जो होते हैं कहाँ पे एस्बेस्टोसिस काम करने वाले होते हैं। आपने एक पॉइंट याद रखना है, ये MCQs है, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। शिप यार्ड वर्कर्स, और इसके अलावा याद रखना है इसके अंदर लोअर लोब इन्वॉल्व होते हैं, जो कितना इंपॉर्टेंट है शिप यार्ड वर्कर। उसके बाद आ जाता है सिलिकोसिस, सिलिका वर्कर, सिलिकोसिस सिलिका ज़मीन से, मिट्टी से पाया जाता है तो माइनस में कॉमन होगा। इसके अलावा कोल वर्कर्स, माइंस से याद रख लें तो माइंस में काम करने वाले कोल वर्कर नमूनिया, ये कोल वर्कर। इसके बाद आता है बेरिलियोसिस, बग्गासोसिस पहले याद रखें, बग्गासोसिस। बग्गा गया खेतों में थे, कौन से क्या चीज़ थी यहाँ पे, शुगर केन।
शुगर केन वर्कर्स, शुगर केन एक्सपोजर, बेरिलियोसिस, बेरिलियोसिस, बेरिलियोसिस कहाँ पे होता है? ये वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करने वाले, और खेतों में मेनली किस चीज़ का काम करने वाले, जो कॉटन से रिलेटेड के कॉटन का काम करते हैं, कॉटन वर्कर्स जो होते हैं कॉटन से रिलेटेड, कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, कॉटन की इनहेलेशन की वजह से बेरिलियोसिस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को हमने ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ के अंदर ही हमने पढ़ना है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया। तो ये डिजीज़, ये कॉजेज़ थी, ये डिजीज़ थी किसकी? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की। अब इसके अलावा और कॉजेज़ हैं, वो कौन सी हैं? ऑटो इम्यून कॉजेज़, ऑटो इम्यून प्रोसेसेस, ऑटो इम्यून डिजीज़ कह लें या ऑटो इम्यून कॉजेज़ कह लें। अब ऑटो इम्यूनिटी में सबसे पहले आ जाता है गुलियां बारे सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम। फिर आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस। फिर जो होता है परवेज़ मुशर्रफ को, वो है माइलोइडोसिस, माइलोइडोसिस, माइलोइडोसिस से रिलेटेड फिर आ जाता है, माइलोइडोसिस से रिलेटेड नहीं है लेकिन सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस एज फॉर सार्कोइडोसिस एज फॉर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। फिर आ जाता है आपका क्रेस सिंड्रोम, क्रेस सिंड्रोम के बाद आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बम धमाकों की वजह से, जो रेडिएशंस की वजह से अगर उसकी एक्सपोजर या फिर अगर किसी जगह पे कोई पेशेंट बच गया है तो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ अगर पेशेंट को इन लंग्स का इशू हुआ तो वो आपने याद रखना है कौन सा ARDS होगा, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। ARDS बहुत कॉमन था किसमें? कोरोना के अंदर, कोरोना के पेशेंट्स में ARDS बहुत कॉमन था। ARDS के अंदर क्या होता है? पेशेंट का जो लंग है टोटली वाइट नज़र आता है, ग्राउंड ग्लास इफेक्ट नज़र आता है, किसमें? एक्सरेज के अंदर, चेस्ट एक्सरेज के अंदर। फिर आ जाता है ग्रैनुलोमा स्पंजाना, ग्रैन्युलोमाटोसिस, ग्रैनुलोमाटोसिस, वास्कुलाइटिस, वास्कुलाइटिस, क्रेस सिंड्रोम, वास्कुलाइटिस, ARDS। इसी में हम ऑटो इम्यून के अंदर भी हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया को इंक्लूड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये भी ऑटो इम्यून कॉज है। अब इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ हैं जो लंग्स की अपनी कॉजेज़ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है? ILD हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती हैं। अब कुछ ऑटो इम्यून होती हैं, कुछ आपकी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ लेते हैं ड्रग्स के रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ड्रग्स की वजह से अगर हो, कुछ ड्रग्स मीन कुछ अद्वियात हैं जिनकी वजह से ड्रग कॉज जो है क्या हो सकता है? ILD हो सकता है। सबसे पहले आ जाएगी ड्रोन, अम्मी और ड्रोन, AMI ड्रोन, ड्रोन, एंटी
एरिथमेटिक ड्रग है, एरिथमियास की ड्रग है जो कि ALD कॉज कर सकती है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है कौन सी, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट। फिर आ जाती हैं आपकी कैंसर की ड्रग्स, कैंसर की साइक्लोफॉस्फामाइड, इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट के अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड के बाद आ जाती हैं जो कि हम पढ़ने लगे थे कौन सी, हम किस चीज़ के पढ़ने लगे थे, ड्रग्स जो कैंसर को ठीक करती हैं, जो है बुज़ल्फन एंड ब्लियोमाइसिन। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ILD हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंटली एमियोड्रोन और मेथोट्रेक्सेट याद रख लें। साइक्लोफॉस्फामाइड लेस लेके यूज़ होता है, मेथोट्रेक्सेट ही यूज़ करते ज़्यादातर। उसके अलावा ऑटो इम्यून कॉजेज़ हैं, ऑटो इम्यून कॉजेज़ में GB सिंड्रोम और माइस्थीनिया ग्रेविस ना हो, और उसके बाद सार्कोइडोसिस और माइलोइडोसिस, ये बहुत कॉमनली आपने डिजीज़ डिस्कस करनी है नेक्स्ट। तो ऑलमोस्ट जब भी ये आए नाम तो ये याद रख लेना साथ में, क्या हो सकता है, पेशेंट को ILD हो सकता है। और इसके अलावा कुछ न्यूमोकोनियासिस, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हो सकती हैं। ओके, और इसके अलावा कुछ दूसरी कॉजेज़ भी हैं, कुछ अदर कॉजेज़ हैं, वो कर लेते हैं जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। सम अदर कॉजेज़ आर, पेशेंट की रीढ़ की हड्डी का इशू होना, या तो उसकी शेप, उनकी दो तरह की शेप्स हम बहुत कॉमनली देखते हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपने पेशेंट, आपके पास लाजमी ज़्यादातर आपके पेशेंट आएंगे किस चीज़ के, पोलियो के। पोलियो का पेशेंट आप ज़्यादातर देखेंगे तो उसके अंदर आप ILD सोच सकते हैं। काइफोसिस हो और स्कोलियोसिस, काइफोसिस हो या स्कोलियोसिस हो, इसके अंदर पेशेंट की जो चेस्ट है उसका जो शेप है वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड ही नहीं हो पाते। इसके अंदर लंग्स का अपना कोई इशू नहीं है, इनको एक्सपेंड करने की स्पेस ही नहीं मिल पाती। पोलियो हो गया, काइफोसिस हो गया या स्कोलियोसिस। इसके अलावा अगर छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर पेशेंट की कोई वज़न रख दिया जाए, वो एक्सपेंड ही ना होने पाए, चेस्ट के ऊपर फैटी पर्सन, फैट ऑन चेस्ट, ओबेसिटी, चेस्ट ओबेसिटी, ये याद रखना कि पेशेंट अगर ओबीज है, मोटा है, और उसके अंदर ILD के टेस्ट पायरोमेट्री के पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा ये चेक कर लेना है कि पेशेंट ओबीज तो नहीं है, और उसका INR टेस्ट कर लेना है, आपने INR चेक कर लेना है, तो ये भी एक कॉज हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन बड़ी इजी है, इजी। इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट इनिशियल टेस्ट, जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट करता है, चेस्ट से रिलेटेड कुछ भी हो तो आपने चेस्ट का एक्सरे तो करना होता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर ग्राउंड ग्लास वास्कुलाइटिस या ग्रैनुलोमेटस मिलता है पेशेंट का, CXR चेस्ट एक्सरे, ग्रैनुलोमास मिल सकते हैं, वास्कुलाइटिस हो सकता है पेशेंट को, और क्या होगा, ग्राउंड ग्लास इफेक्ट, ग्राउंड ग्लास एक्सरेस ये मिलेगा। नेक्स्ट टू बेस्ट इनिशियल एक्सरेस हमने HRCT करवानी होती है, HRCT, हाई रेजोनेंस CT स्कैन। इसके अंदर पेशेंट को जब भी फाइब्रोसिस हो, ज़्यादा डिजीज़ के अंदर लंग्स की फाइब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाता, तो फाइब्रोसिस हो, तो लंग्स की फाइब्रोसिस हो, आपने याद रखना है पेशेंट के अंदर HRCT के अंदर हनी
कॉम्ब लेयंस या हनी कॉम्ब अपीयरेंस कह लें, लेयन कह लें या अपीयरेंस मिलेगी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप पेशेंट की क्या कर सकते हैं, न्यूमोकोनियोसिस की वजह से बायोप्सी करवा सकते हैं। बायोप्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, HRCT इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपने स्पायरोमेट्री करवानी है टू चेक कि ये कौन सा पैटर्न रिस्ट्रिक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव है। लेकिन स्पायरोमेट्री समटाइम्स आपको ILD के बारे में जो एग्जैक्ट आपकी डायग्नोसिस है वो बनाने में हेल्प नहीं करती है, तो आपने DLCO करना है पेशेंट का। ये स्टार्टिंग में भी बताया था, DLCO इसमें डिक्रीज़ होगा, ये आपको बताएगा कि पेशेंट की जो डिज़ीज़ है वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न की है। ट्रीटमेंट हर डिज़ीज़ का उसके अकॉर्डिंग है। कुछ डिजीज़ के अंदर हमने स्टीरॉइड्स देने होते हैं, कुछ के अंदर हमने सिंपली क्या करना होता है, एक्सपोजर को रोकना होता है। तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम उनके ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। अब एक दफ़ा डिजीज़ इस ILD की जो कॉजेज़ हैं एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। न्यूमोकोनियोसिस सबसे पहले आ जाती है। न्यूमोकोनियोसिस के अंदर हमने 4 से 5 चीज़ें मेन जो कॉमन चीज़ें हैं वो पढ़ ली थी। वो कौन कौन सी थी, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, उसके बाद बेरिलियोसिस, बगासोसिस, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी थी, और कोलवर्कस। ये कॉमन पेशी होते हैं, यहाँ पे पेशेंट को एक्सपोजर होता है लंग्स का एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा आ जाता है ऑटोइम्यून कॉजेज़ कह लें कि या अदर कॉजेज़ कह लें, जो कि लंग्स की अपनी कॉज नहीं है लेकिन वो लंग्स को काम नहीं करने देती, जिसमें मेन आ जाती है काइफोसिस और स्कोलियोसिस। फिर आ जाता है पोलियोमाइसिनिया ग्रेविस, और इसके अलावा जीबी गुलियन बायरन सिंड्रोम, ये गुलियन बायरन सिंड्रोम और माइसीनिया ग्रेविस। इसमें पेशेंट पैरालाइज होता है, जो डायाफ्राम होता है वो पैरालाइज हो जाता है, काम नहीं कर पाता पेशेंट का। अगर डायाफ्राम नहीं काम करेगा तो पेशेंट रेस्पायरेशन नहीं कर पाएगा। फिर आ जाते हैं कुछ और कॉजेज, जैसे क्रेस्ट सिंड्रोम आ जाएगा पेशेंट का, सार्कोइडोसिस, माइलोइडोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, वास्कुलाइटिस, ग्रैनुलोमेटेशन, और उसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ हैं। और उसके बाद आ जाते हैं ड्रग्स का आपने मेनली मेथोट्रेक्सेट का याद रखना है। फिर आ जाता है एमियोड्रोन, और उसके बाद फिर आ जाती हैं ड्रग्स जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए आता है, जैसे ब्लियोमाइसिन, बुजल्फन, साइक्लोफॉस्फामाइड भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सी कॉजेज़ थी किसकी, ILD की। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ की कॉज, और जो इन्वेस्टिगेशन है सबसे पहले आपने एक्सरेज ही करना है, फिर आपने HRCT करवानी है। HRCT के अंदर हनी कॉम्ब अपीयरेंस मिलेगा, एंड उसके बाद आपने स्पायरोमेट्री करवानी है। स्पायरोमेट्री आपको इस लंग का रिस्ट्रिक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न बताएगा, और लीस्ट आपने DLCO करना है। DLCO को कंफर्म करवाएगा कि ये ILD है। तो ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।